हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस क्लास के अंदर स्वागत है। आई एम योर फ्रेंड, योर कंपेनियन चित्रांश दादीज। एंड आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं, सेकंड चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सेकंड चैप्टर का हमारा नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि ऐसी स्टोरीज, दो स्टोरीज इसमें हम पढ़ने वाले हैं जिसमें दो ऐसे बच्चे जिन्हें अपना बचपन एक बचपन की तरह जीने के लिए नसीब नहीं हुआ। कुछ उनकी हार्डशिप, कुछ उनकी परेशानियां अपनी लाइफ की ऐसी रही जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल चाइल्डहुड लाइफ जो है वो व्यतीत नहीं कर पाए, वो बिता नहीं पाए। और उसमें आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो हमारी फर्स्ट स्टोरी है, जो कि साहिब आलम के बारे में होने वाली है, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स के बारे में होने वाली है। आप लोगों ने अगर स्टोरी देखी होगी, पढ़ी होगी, तो आप मेरी इस बात को समझ पाएंगे। नहीं तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अभी समझ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसकी जो हमारी राइटर है अनीस जंग है, जिनका जन्म जो है 1964 के अंदर राउरकेला इंडिया के अंदर हुआ है। ठीक है गाइस, इतनी ही हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑथर के बारे में। और समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे 1 रुपया या 1 रुपये का सिक्का जो है वो गार्बेज में मिल जाता है। इस स्टेटमेंट से हमारी शुरुआत होती है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। यहाँ पर एक लड़का है जो कि रैग पिकर है, कूड़ा कचरा बीनने का काम करता है। और वह और उसके जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, वो सारे के सारे सुबह सुबह के समय निकल जाते हैं कचरा वगैरह बीनने के लिए। और उसमें उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिल जाती है। कभी बच्चों के हिसाब से खेलने लायक कुछ चीज़ मिल जाती है। वहीं पर हमारी जो ऑथर है उनकी एंट्री होती है और वो उसका एजुकेशनल स्टेटस जानने की कोशिश करती है, उनके बारे में और जानने की कोशिश करती है। तो किस तरह से एक लड़का जो कि रैग पिकिंग का काम करता है लेकिन अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत खुश है, कैसे वो एक टी स्टॉल पर पहुंच जाता है और वहां जाकर के नौकरी करने लगता है जहां उसे कुछ पैसे और खाना दिया जाता है। और किस तरह से उसके भाव, उसकी थॉट या उसकी लाइफ के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं, इस बारे में ये चैप्टर है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। वाई वुड यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब। मैंने साहिब से पूछा कि तुम यह क्यों करते हो? When I encounter every morning scratching for gold in the garbage dumps of my neighborhood, साहिब left his home long ago। तुम ये क्यों करते हो, यानी कि कचरा बीनने का, कचरा चुगने का काम क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा जब मैं उससे सुबह मिली। एवरी मॉर्निंग, जब मैं रोज सुबह उसे देखती हूँ स्क्रॉचिंग, जहां वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, यानी कि कूड़ेदान के अंदर जहां पर लोग कूड़ा डालते हैं सभी लोग अपना, उसमें वो सोने की तलाश करता रहता है। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में ही। साहिब जो है, अब उसके बारे में बताया जाएगा कि साहिब जो है वो अपना घर बहुत पहले छोड़ चुका है। घर छोड़ चुका है इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप से अलग रह रहा है और घर छोड़ के भाग गया, उस तरीके से नहीं छोड़ चुका है। साहिब कौन है, कहाँ से आया है, उसके बारे में बताया जाएगा। वो अपना घर बहुत पहले छोड़ चुका है। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। जो कि ढाका के, बांग्लादेश के ढाका जगह के जो हरे भरे जो खेत हैं उनके बीचों बीच उसका घर जो है वहां पर स्थित था। और उसके घर की अब उसे इंडिया में आए हुए, भारत में आए हुए इतना समय हो गया है कि अब उसे धुंधली सी भी, यानी दूर की भी कोई मेमोरी या दूर की भी कोई याद बाकी नहीं रही है कि उसका घर कैसा दिखता था, उसके घर कैसी जगह पे था, आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा था, उसे इतना याद अब नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ कई तूफान आते थे, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो कि उसके खेतों को, उसके घर को उड़ा ले गए। यानी कि बार बार आने वाले तूफानों से उसका खेत भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया और उसका घर भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया। हिज मदर टेल्स हिम, जैसा कि उसकी माँ उसे बताती है, क्योंकि उस समय जब ये सब हुआ तब साहिब बहुत छोटा था और उसे याद भी नहीं है कि उसका ऐसा कोई घर भी हुआ करता था। लेकिन उसकी मॉम उसे बताती है कि हम लोग पहले ढाका में रहते थे, बड़े बड़े वहाँ पर हमारे खेत थे, खेतों के बीच में बने हुए मकान थे, लेकिन बार बार तूफान के आने की वजह से हमारा मकान भी टूट गया और हमारे खेत खलिहान भी पूरी तरीके से नष्ट हो गए, इसलिए अब हम यहाँ पर हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए वो ढाका छोड़कर चले आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ,
सोने की तलाश में, सोना मतलब कुछ पैसों की तलाश में, जहां पर अब वो रहते हैं बड़े शहर के अंदर। ठीक है, कहाँ रहते हैं, कौन सा बड़ा शहर, सब बताया जाएगा। मैं एक्चुअली क्या है कि स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर कहानी के अंदर एक इंटरेस्ट बन रहा होता है लेकिन आप पहले ही बता देते हैं तो स्पॉइल हो जाती है स्टोरी, तो मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। ठीक है गाइस, हम लोग स्टोरी के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि हम उसे इमोशनली उस स्टोरी से कनेक्ट हो सकते हैं। एक लड़का जो रोज सुबह कूड़ेदान के अंदर कुछ ना कुछ कूड़ा करकट ढूंढने के लिए निकल जाता है, उससे एक हमारी जो ऑथर हैं वो मिलती हैं, उससे पूछती हैं कि भाई रोज़ यहाँ पे कूड़ेदान में क्या ढूंढते रहते हो, और फिर वो अपने बारे में बताता है कि मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं तो ढाका था। उसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी जो है कि कैसे वो वहाँ से यहाँ पहुँचा है उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। ही अटर्ड, उसने धीरे धीरे बुदबुदाया अपने मन में ही, जैसे अपन बोलते हैं ना धीरे से, तो बोले कचरा क्यों बीनते रहते हो, तो और क्या करूँ, यही है, और कुछ यही नहीं करने के लिए। तो इस वे में, ठीक है। लुकिंग अवे, दूसरी ओर देखते हुए, गो टू स्कूल, तो मैंने कहा कि स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, मैंने चतुराई पूर्वक तरीके से, यानी कि अच्छा क्यों नहीं करते हो, एक काम करा करो, स्कूल जाया करो, पढ़ाई किया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत ये महसूस करते हुए कि मैंने इसे राय तो दे दी, सलाह तो दे दी, लेकिन ये सलाह कितनी खोखली है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, अगर मैं उसे कहूँ कि स्कूल क्यों नहीं जाते, तो बोलते के साथ ही मुझे वापस रियलाइज़ होगा या आत्मग्लानि होगी कि यार ये एडवाइस बहुत ही खोखली है, मतलब मैं सॉलिड या साउंड होकर के ये एडवाइस उसे नहीं दे सकता। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, मेरे घर के आसपास, मेरे घर के पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब वे लोग, अब वे लोग से क्या मतलब है, जो भी लोग स्कूल बनाने का काम करते हैं, क्योंकि साहेब की इतनी उम्र नहीं है कि वो जाने के भाई स्कूल बनाने का काम किसका है, तो उसने कहा कि जब भी वो लोग स्कूल बना देंगे मैं स्कूल चला जाऊंगा। उसके बाद में, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, मजाकिया अंदाज में। यस ही सेज, वो कहता है हाँ मैं आऊंगा। स्माइलिंग ब्रॉडली, और एक बड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पे आ गई। यानी कि ये स्माइल ब्रॉडली क्यों है, क्योंकि वो तो स्कूल जाना चाहता है लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके पास अवसर नहीं है कि वह स्कूल जा सके। इसलिए जैसे ही उसे एक ऑफर मिला कि मैं स्कूल खोलती हूँ, तुम आओगे पढ़ने के लिए, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। यानी कि वो स्कूल जाना चाहता है, उसका इंटेंशन है जाने का। अब फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि दूर से मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है और आकर के क्या पूछता है, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, क्या मैं पढ़ने आ सकता हूँ। इस प्रकार से उससे, ऑथर से वो पूछता है। इट टेक्स लॉन्ग टू बिल्ड अ स्कूल, और मैंने क्या कहा, अरे ऐसे थोड़ी स्कूल बन जाता है, स्कूल बनने में लंबा समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है। आई से एम्बेरेस्ड, मैंने शर्मिंदा होते हुए उसे ऐसा कहा। यहाँ पर ऑथर शर्मिंदा क्यों है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले उसे कहा कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तुम आओगे, तो एक मैंने उसके मन में होप, एक उम्मीद जगा दी कि मैं स्कूल बनाने वाली हूँ और तुम्हें स्कूल आना है तो तुम आ सकते हो। और अब वो मेरे ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट हो रहा है धीरे धीरे कि ये स्कूल बनाएंगे और मैं इनके यहाँ पे पढ़ने के लिए चला जाऊँगा। तो इस भाव को महसूस करके कि मैंने कैसे एक खोखला वादा किया है या एक झूठी उम्मीद जगाई है किसी छोटे बच्चे के अंदर कि मैं स्कूल खोलूँगी और तुम आ जाना। Embarrassed at having made a promise that was not meant, और मैं शर्मिंदा थी इस बात पे कि मैंने एक ऐसा वादा कर दिया जो मैं निभाने नहीं वाली थी। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world, यानी कि मेरे जैसे वादे जो हैं उस तरह के वादों से पूरी दुनिया का हर कोना भरा हुआ है। जो इस फीके संसार में जो लोग हैं वो इस तरीके के वादे इस तरीके के लोगों से करते रहते हैं। इसका क्या मतलब है, कई बार आपने देखा होगा कि दिवाली के आसपास शहरों में खासकर ये होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं कि आप आ जाइए हमारे घर पे साफ़ सफाई कर दीजिए, हमारा थोड़ा हाथ बटा दीजिए साफ़ सफाई करने के लिए, और वो हमें चार्ज करते हैं, वो हमसे पैसे लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनसे किस तरीके से मोल भाव किया जाता है। बोले अरे नहीं नहीं तुम तो एक काम करना, आ जाना, 500 रुपये तो क्या होते हैं, 200 रुपये ले लेना, थोड़े पुराने कपड़े हैं वो भी ले जाना, घर में कुछ बर्तन पड़े हैं जो अनयूज्ड हैं वो भी हम आपको दे देंगे, उसके अलावा भी और कोई ज़रूरत का सामान हो तो बताना, हम आपको दे देंगे। अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फेक प्रॉमिसेस हैं, ये सब झूठे वादे हैं।
केवल 200-300 रुपए उनसे बचाने के लिए। तो ये जो संसार है, ये जो ब्लीक वर्ल्ड है, उसमें इस तरह के वादे करने वाले लोग भरे पड़े हैं, जो अपने काम निकलवाने के समय तो वादा कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका कोई इरादा होता ही नहीं है उस वादे को निभाने का। इसलिए ऑथर यहां पर ऐसा रेफर कर रही है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, जब कई महीने गुजर गए और मैं उसे जानती हूं कई महीनों से, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, और मैंने उससे उसका नाम पूछा, और उसका नाम उसने क्या बताया? साहिब आलम। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है, यानी वो बताता है। अनाउंस करने का मतलब घोषणा तो क्या ही करेगा, लेकिन वो वहां पर बताता है कि मेरा नाम क्या है? साहिब आलम है। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वो इसका अर्थ भी नहीं जानता था, वो उसका मतलब भी नहीं जानता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, एक शहर का नहीं, एक देश का नहीं, एक दुनिया का नहीं, पूरे के पूरे यूनिवर्स का, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसे कहा जाता है साहिब आलम। ठीक है, तो साहिब आलम में ये ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसे कभी अपने नाम का पता चल जाए कि मेरे नाम का मतलब क्या है, तो शायद बड़ी मुश्किल से ही वो अपने नाम के मतलब पर विश्वास जता पाएगा या उस पर विश्वास कर पाएगा, क्योंकि नाम तो है साहिब आलम, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? आर्थिक स्थिति कैसी है, सोशल स्टेटस कैसा है, उन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो वो खुद ही इस बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा कि मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हूँ और मेरी स्थिति इतनी ख़राब है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहती है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स उसके नाम का मतलब है, और अगर उसे कभी ये पता चल भी जाए तो उसे बहुत मुश्किल होगी अपने नाम के मतलब को स्वीकार करने में, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बहुत ही आसानी से। आगे क्या कहता है? अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनजान इस बात से कि उसका नाम किस अर्थ को दर्शाता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो बस घूमता रहता है, भटकता रहता है सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक ऐसी आर्मी जो कि नंगे पैर चलने वाले लड़कों की है, यानी कि 10, 15, 20 लड़के एक साथ चल रहे हैं, सबके पैर में चप्पल जूते कुछ भी नहीं है, सब नंगे पैर घूम रहे हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर एट नून, जो सुबह सुबह सूर्योदय के समय जो चिड़ियाएं दिखाई देती हैं, जो पक्षी दिखाई देते हैं, उनके समान प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुबह सुबह जब धूप कम होती है तब सारा अपना कूड़ादान वाला जो काम है, स्क्रॉचिंग वाला जो काम है, वो सारा का सारा कर लेते हैं और दोपहर के समय में गायब हो जाते हैं। जैसे कि चिड़ियाएं जो हैं वो दोपहर के समय में किसी पेड़ की छाया में बैठ करके आराम करती हैं। उन्हें खाने की तलाश के लिए अगर जाना होता है तो सुबह या शाम का समय चुनती हैं, क्योंकि उस समय धूप कम होती है, गर्मी कम होती है। ओवर द मंथ्स, कई महीने बीत जाने पर, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ महीने और निकल जाने पर मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई थी, यानी उनमें से हर एक को मैं जानती थी कि कौन कौन इस आर्मी का सोल्जर है या इस आर्मी का मेंबर है। वाई आर्ट यू वियरिंग चप्पल्स, वन आस्क, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। जवाब देता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ताक जो होती है ना ऊपर वाली, बोले कि ताक में ऊपर की तरफ मम्मी ने चप्पलें रखी हुई है और वो उन्हें नीचे नहीं उतारती हैं, मतलब मुझे पहनने के लिए नहीं देती हैं। ही आंसर सिंपली, उसने बिल्कुल साधारण तरीके से जवाब दिया कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन आप सोचिए कि एक बच्चा, छोटा बच्चा नंगे पैर सुबह दोपहर या सुबह और शाम को अगर गार्बेज के आसपास जा रहा है और चप्पल भी उसने नहीं पहन रखी, तो जनरली हम इसे एक साधारण सी बात नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर उसके लिए जैसे ये उसके जीवन का एक स्वीकृत हिस्सा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ ठीक है, मेरी मम्मी नहीं देती, वो ऊपर रखी हुई रहती है चप्पलें, वो अपने पास रखती है, कभी फंक्शन वंक्शन में जाना होता है तब देती है, बाकी तो ऐसे ही घूमो नंगे पैर। इवन इफ शी डिड आई विल थ्रो देम ऑफ, अगर मुझे दे भी देंगी, दूसरा इसमें और बीच में कूदता है, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, दूसरा लड़का जिसने कि बिना मैचिंग वाले जूते पहन रखे हैं, एक पैर में कोई दूसरी जोड़ी का जूता और दूसरे पैर में कोई दूसरी जोड़ी का जूता, यानी कि दो जूते तो पहन रखे हैं लेकिन दोनों मैचिंग वाले नहीं है। वो कहता है कि अगर वो उन्हें उतारे भी नीचे तो मैं उन्हें फेंक दूंगा, यानी कि वो चप्पलें जो मम्मी ने बहुत संभाल के रखी हुई, वो चप्पलें इतनी घटिया हैं कि अगर वो नीचे उतार भी देंगी तो मैं उन्हें बाहर जाके फेंक के आ जाऊंगा कि मुझे नहीं पहननी है चप्पल। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर टिप्पणी की, ही शफल्स, तो वो इधर उधर देखने लगा, इधर उधर घसीटने लगा, यानी कि अपने पैरों को ऐसे
जैसे अपन नहीं करते इधर उधर ध्यान देते हुए पैरों को ऐसे घसीटना या पैरों को आगे पीछे करना, असहजता दिखाने लगा। हिज फीट, अपने पैरों को, एंड सेज नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं कहा। सेज अ थर्ड बॉय, फिर तीसरा लड़का कहता है आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसके पास अब तक अपने जीवन में एक भी जोड़ी जूते की नहीं रही, कभी उसने अपने पैरों में जूते नहीं पहने सिंस हिज बर्थ, पैदा होने से लेकर अब तक उसने कभी भी एक भी जोड़ी जूता अपने पास नहीं देखा। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अब यहाँ पर नंगे पैर होने के बारे में जो ऑथर है उसके क्या ख्याल हैं, उसने क्या क्या चीज़ें और देखी है कि नंगे पैर होने के और क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह के लोग जो हैं वो नंगे पैर घूमते हैं, या एक जूते की जोड़ी की क्या कीमत होती है, एक चप्पल की जोड़ी की क्या कीमत होती है। कीमत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, कि उसकी क्या कीमत है, वो किसी भी इंसान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रही है ऑथर, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, जब पूरे देश भर का भ्रमण किया, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव की सड़कों पर भी। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, गांव में या शहरों में कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं है कि घर में पैसा नहीं है इसलिए नंगे पैर घूम रहे हैं, लेकिन ये एक ट्रेडिशन है। गांव में जो छोटे बच्चे होते हैं इतने लापरवाह होते हैं कि वो, उनको नहीं पसंद चप्पल जूते पहन करके भागना दौड़ना, उन्हें भागना दौड़ना नंगे पैर ही अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें खुशी मिलती है। इधर उधर भागेंगे, पानी के अंदर कूदेंगे, कहीं पे मिट्टी के अंदर पैर अपने दबा लेंगे, जो उनका खेलने का तरीका है, जो उसे अम्यूज करता है, जो उसे प्रसन्न करता है, वो कैसा है, नंगे पैर है। तो गाँव में और शहरों में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बच्चे जो कि जूते खरीद भी सकते हैं वो नहीं खरीदते, चप्पल नहीं खरीदते, या होने के बावजूद भी नंगे पैर इधर उधर घूमते रहते हैं। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये एक व्याख्या हो सकती है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और कई बार मुझे लगता है कि ये जो ट्रेडिशन वाली बात है ना, ये केवल एक बहाना है जिससे कि समझाया जा सके या जिससे दूर रखा जा सके परपेचुअल, यानी कि अनंत, सतत बने रहने वाली, यानी कभी ना खत्म होने वाली जो दशा है गरीबी की। यहाँ पर ऑथर क्या कहना चाहती है कि कई लोग कहते हैं कि बच्चों के जूते तो हैं लेकिन पहनते नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बात को एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे वो अपनी कभी ना खत्म होने वाली जो दशा है गरीबी की उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं तो 10 जोड़ी लाके दे दूं, ये पहनता ही नहीं। तो ये कहने के पीछे भाव क्या है कि भाई मैं अपनी गरीबी जो छुपाने की कोशिश कर रहा हूं उसके लिए मैं इस ट्रेडिशन को दोष दे रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ऑथर इस सेंटेंस को देखती है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी, मुझे एक कहानी याद आती है कि एक आदमी जो उडुपी का रहने वाला था, वंस टोल्ड मी, उसने एक बार मुझे कहा था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। जब वो एक छोटा लड़का था तो वो स्कूल जाया करता था एक पुराने मंदिर के पास से, जिस पुराने मंदिर में उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो एक क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए वहाँ रुकता था, एट द टेम्पल, उस मंदिर पे, प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वहाँ जा करके मंदिर, स्कूल जाने से पहले मंदिर रुक करके और भगवान से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था कि हे भगवान, जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, एक जोड़ी जूते दे दीजिए। ठीक है, इस तरह की प्रार्थना करके वो स्कूल जाता था एक पेयर शूज के लिए प्रे करके। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, और 30 साल बाद उसी यंग लड़के के टाउन में मैं वापस गई, एंड द टेम्पल, और उसी मंदिर पे, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ आइसोलेशन, यानी कि अब जो है वो मंदिर पूरी तरीके से जीर्ण क्षीण हो चुका है, टूट फूट चुका है इतने लंबे समय के अंदर, यानी कि वो उजाड़ वन के अंदर या उजाड़ की हवा में डूबा हुआ है, उस भाव में डूबा हुआ है जैसे कि उस मंदिर में अब कोई आता जाता नहीं है। ठीक है, इन द बैकयार्ड, और उस मंदिर के पीछे की तरफ जो खुला चौक था, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद जो है प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और एक छोटा लड़का
जिसने कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और साथ में जूते और मोजे पहन रखे थे। ज़रा सोच सकते हो ये लड़का कौन होगा? 30 साल पहले मैं एक गांव में गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि एक छोटा सा लड़का है जो स्कूल जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करके जाता है कि हे भगवान, एक जोड़ी जूते मुझे दे दो। ठीक है, 30 साल बाद मेरा उसी गांव में वापस जाना होता है, उसी मंदिर में वापस जाना होता है। वहाँ मैं देखता हूँ कि एक दूसरा लड़का जो कि अब छोटा है, अभी वर्तमान में 30 साल के बाद, वो स्कूल यूनिफॉर्म में आता है, उसने शूज़ और सॉक्स दोनों पहन रखे हैं। वो उसी लड़के का बेटा है। ठीक है, यानी कि वो जो छोटा लड़का था वो बड़ा हो गया है, अब वो मंदिर का पुजारी हो गया है और उसका जो बेटा है वो स्कूल जाना शुरू हो गया है, लेकिन उसने शूज़ और सॉक्स पहने हुए हैं। ठीक है, अराइव्ड पेंटिंग, हाफता हुआ आया एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पर उसने अपना स्कूल बैग फेंका। फोल्डिंग बैग का मतलब अपन बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं माचा, मचान होता है ना, माचा या मचान, उसको फोल्डिंग बेड कहा जाता है। उस पर अपना बैग फेंकता है, लुकिंग एट द बॉय, और उस लड़के की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। और उस लड़के को देख करके मुझे ऐसा भाव आया जैसे ये वही लड़का है जो 30 साल पहले वाला लड़का था, छोटा सा प्यारा सा, और भगवान जो है, देवी जो है, गॉडेस जो हैं, उन्होंने इसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और फाइनली उसे एक जूते की जोड़ी मिल गई है। और उसके मन में अब क्या भाव है कि अब मुझे इस जूते की जोड़ी को खोना नहीं है। ये जूते की जोड़ी बहुत प्रार्थनाओं के या मिन्नतों के बाद मिली है। ठीक है गाइस, तो मुझे इन्हें खोना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है उसके लिए अ पेयर ऑफ शूज। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, जो यंग बॉय है, छोटे बच्चे जो हैं, जो उस प्रीस्ट के बेटे जैसे हैं, अब वो जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन और जो दूसरे हैं, अब उदीपी की स्टोरी यहीं खत्म हो गई, मंदिर, पुजारी, बेटा, जूता, डन। ओके, वापस हम आ गए अपनी साहिब आलम वाली स्टोरी पर कि रैग पिकर्स जो हैं दूसरे, जो कि कूड़े करकट में से उपयोगी वस्तुएं इकट्ठा करते हैं या कचरा बीनने वाले जो हैं, इन माय नेबरहुड रिमेन शूलेस, वो अभी भी शूलेस हैं, यानी उनके पास अभी भी पहनने के लिए जूते इत्यादि नहीं है। यहाँ पे जूते का बार बार उदाहरण पता है क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं शूज़ के माध्यम से जो हमारा ऑथर है वो ये रिप्रेजेंट करने की या ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे बच्चे जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही है, जिनकी बेसिक नीड पूरी होने में भी प्रॉब्लम आ रही है, उन बच्चों की तरफ या समाज की वो जो सोसाइटी है, वो जो एक छोटा सा पार्ट है, उसकी तरफ हमारी ऑथर जो है बार बार हमारा ध्यान खींच रही है, आकर्षित कर रही है कि हम जिस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए इस तरह के लोगों के सामने, और उनकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। तो उनकी तरफ ध्यान आप लोगों का जाए, इसलिए ये चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं। माई एक्विंटिस, मेरा परिचय जो है विद द बेयर फुटेड रैग पिकर्स लीड टू मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। तो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं बताऊंगा कि कौन सी जगह है, कौन से शहर की जगह है, आ गया है यहाँ पे। तो मेरा जो परिचय हुआ है इन नंगे पैर घूमने वाले रैग पिकर्स से, वो मुझे उठा करके कहाँ ले गया? सीमापुरी ले गया। सीमापुरी नाम की जगह, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में बना हुआ एक हिस्सा है जो कि अभी भी दिल्ली से मीलों दूर है। दिल्ली के बाहर बना हुआ और दिल्ली से मीलों दूर है, ऐसा क्यों? तो मेटाफर वाले वे में इसे कहा गया है कि दिल्ली के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आलीशान इमारतें, सड़कों पे चलती हुई तेज गाड़ियाँ, डेवलपमेंट, पैसा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सब कुछ। दिल्ली बड़ा शहर। लेकिन जब हम सीमापुरी की तरफ देखते हैं जो दिल्ली का ही बाहरी हिस्सा है, तो ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो बेसिक नीड्स जो है लोगों की वही पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए क्या कहा गया कि दिल्ली के बाहरी क्षेत्र पे होते हुए भी दिल्ली से मीलों दूर है, क्योंकि जो दिल्ली को डिफाइन करती है चीज़ें, वो चीज़ें सीमापुरी में देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर बेसिक नीड के लिए भी एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो परेशान हो रहा है।
दो मेटाफिजिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, जो लोग यहाँ रहते हैं वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ आने वाले या बसने वाले लोग हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से इंडिया आए थे। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, और साहिब का परिवार जो है उनके बीच का ही है, उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय एक बीहड़ या उजाड़, जहाँ पर ना खेतीबाड़ी होती थी ना कोई रहता था, एक बिल्कुल आइसोलेटेड खाली पड़ी हुई एक जगह थी उस समय में 1971 के अंदर। इट स्टिल इज, जो कि अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये खाली नहीं है, यहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन 1971 के अंदर ये शहर से दूर एक खाली पड़ी बेकार ज़मीन थी, तो लोगों को कहीं जगह मिली नहीं तो वहीं रह गए। फिर धीरे धीरे समय के साथ दिल्ली बढ़ती चली गई और अब क्या हो गया कि दिल्ली के बिल्कुल बाहरी क्षेत्र के अंदर सीमापुरी आती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस समय में खाली पड़ी रहती थी, अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद द रूफ्स ऑफ टीन एंड टार्पुलिन, डिवॉइड ऑफ सेवरेज एंड ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैक पिकर्स। और यहाँ पर मिट्टी के बने हुए मकान हैं जिनकी छतें जो है या तो आयरन की जो शीट्स होती हैं, टिन्स जो है उससे बनी हुई है या तरपाल से बनी हुई है। देख रहे हो आप यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये तरपाल की छतें हैं, ठीक है। तो टार्पुलिन की छतें हैं बनी हुई है। डिवॉइड, जहाँ पर किन चीज़ों का अभाव है, सीवेज और ड्रेनेज, यानी जल निकास, यानी कि अगर कोई नहा धो भी रहा है तो वहाँ से पानी निकलने के लिए नाली ही नहीं है, वहाँ का गंदा पानी वहीं इकट्ठा होता रहता है कॉलोनी के बीच में, और उसी से वहाँ के लोग बीमार होते हैं और ज़्यादा बीमारियाँ फैलती है और ज़्यादा उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। तो यहाँ तक कि मतलब ऐसी जगह पर या ऐसी परिस्थितियों में, अमानवीय परिस्थितियों में वो रह रहे हैं जहाँ एक नाली की व्यवस्था भी नहीं है कि गंदा पानी एटलीस्ट कॉलोनी से बाहर जा सके। और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैक पिकर्स, और ऐसी जगह पर 10,000 रैक पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वाले, कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ पिछले 30 साल से रहे हैं बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी अनुमति पत्र के, यानी कि वो आकर यहाँ बस तो गए लेकिन उन्होंने यहाँ किसी से परमिशन नहीं ली गवर्नमेंट वगैरह से, और विदाउट परमिट वो रह रहे हैं, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर्स लिस्ट and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. लेकिन फिर भी किसी ने उनके राशन कार्ड बनवा दिए, वो राशन कार्ड लेके भी इतना खुश हैं कि उन्हें लगता है कि हमारे लिए राशन कार्ड बढ़िया चीज़ है, हमें अपनी पहचान, हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहिए, हमारे लिए राशन कार्ड जो है मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि पहचान इम्पॉर्टेंट नहीं है, खाना इम्पॉर्टेंट है, और राशन कार्ड दिखाने पर उन्हें अनाज मिल जाता है जिससे वो पेट भर खाना खाकर सो पाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि वहाँ पर उनके पास कोई परमिट नहीं है, राशन कार्ड है जिसमें उनका नाम दिया गया ताकि वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाए, वोटिंग के लिए पॉलिटिशियंस उनका इस्तेमाल करते हैं छोटी मोटी सुविधा दे करके या बेयर मिनिमम सुविधा दे करके, और उनसे खुद को वोट करने के लिए कहते हैं। इनेबल देम टू बाय ग्रेन, ताकि राशन कार्ड से उन्हें धान या अनाज मिल जाए। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, खाना जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान के स्थान पर। यानी कि एक पहचान की हमें ज़रूरत नहीं है, राशन कार्ड ठीक है भैया, ग्रेन मिल जाता है, अनाज मिल जाता है, कम से कम भूखे पेट नहीं सोना पड़ता, कुछ खाकर सो जाते हैं। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them. Okay, यहाँ तक कई बार देखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। If at the end of the day, अगर दिन के समाप्त होने पर we can feed our families, हम अपने परिवार को भोजन या खाना दे पाएँ, खाना खिला पाएँ, and go to bed, और सोने चले जाएं, विदाउट एन aching stomach, बिना दुखते हुए पेट के। बिना दुखते हुए पेट यानी कि भूखे जाकर के सोने पे क्या होगा, अगर खाना नहीं खाया और सोने जाओगे तो पेट दुखेगा। तो बिना पेट दुखे अगर हम अपने परिवारों को खाना खा करके अगर बेड पर भेज सकते हैं, बेड पर मतलब बेड नहीं है, गो टू बेड का मतलब सोने जाना है, ठीक है, अगर हम सोने जाते हैं तो वी वुड रेदर लिव हियर, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स,
बजाय उन ढाका के खेतों के, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं दे पाते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया मेरे पास तो 50 बीघा का खेत है ढाका के अंदर, और यहाँ पर मैं सीमापुरी के अंदर एक तरपाल वाले घर के अंदर मैं रहता हूँ, तो मैं यहाँ रहना पसंद करूँगा क्योंकि मैं अपने परिवार को खाना खिला पाता हूँ, वो रात को बिना पेट दुखाए आराम से सो सकते हैं, बजाय मैं ढाका जाना पसंद नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ खेत तो हैं लेकिन वो हमें खाने के लिए या धान बिल्कुल भी नहीं दे पाते। से अ ग्रुप ऑफ विमेन, औरतों के ग्रुप ने ये बात कही, इन टैटर्ड साड़ीज, जिन्होंने आधी फटी हुई सी साड़ियाँ पहन रखी थी, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपनी खूबसूरत ज़मीन, अपनी खूबसूरत भूमि और अपने हरे खेतों को, अपने ऐसी सुंदर भूमि को क्यों छोड़ दिया जहाँ पर हरे खेत हैं और नदियाँ हैं, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि भाई यहाँ हमें पेट भर खाना मिल जाता है, वहाँ हमें पेट भर खाना नहीं मिल पाता था। Whenever they find food, जब कभी भी उन्हें खाना मिलता है, they pitch their tents that become ट्रांसिट होम्स, तो जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिल जाता है वो वहीं अपना टेंट लगा लेते हैं और वहीं अपना टेंट लगा करके अपना अस्थायी घर वहीं पर बना लेते हैं। तो जहाँ पर खाना कहाँ मिलेगा? जहाँ उन्हें काम मिलेगा। आप देखेंगे कि पहले के समय में एक चीज़ चलती थी, बाउंडेड लेबर्स। अभी बाउंडेड लेबर्स नहीं चल रही है, वो इलीगल है, लेकिन कई लोग जो हैं, लोगों से जब मजदूरी का काम कराना होता है ना, तो कहते हैं कि एक काम करो, वहाँ से एक ग्रुप को बुला लो, वो आ जाएंगे, तो वो अपना अस्थाई यानी कि बांस वगैरह, टारपोलिन वगैरह साथ लेके आते हैं और अपने खाना पकाने के बर्तन वगैरह साथ लेके आते हैं। उनमें आदमी भी होते हैं, औरतें भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब होते हैं। वो आकर के उस जगह पर जो भी मजदूरी का काम करना होता है वो काम करते हैं, और करने के बाद जो भी उन्हें पैसा मिलता है उससे हैंड टू हैंड कुछ खरीद करके हैंड टू हैंड खाना बना करके खाकर सो जाते हैं। थोड़ा पैसा वो खर्च करते हैं अपने खाने पीने में और थोड़ा पैसा वो अपने बुरे वक्त के लिए बचा के रख लेते हैं। तो इस प्रकार से अस्थायी मकान बना करके वो जहाँ उन्हें काम मिल जाए, जहाँ 2 पैसे की आमदनी हो जाए, वहाँ जा करके उन अस्थायी मकानों में रहने लगते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। चिल्ड्रन ग्रू अप इन देम, और बच्चे उन्हीं के बीच बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और आपस में एक दूसरे के साथी बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और जब भी बात होती है जीवन यापन करने की सीमापुरी के अंदर, तो वहाँ पर एक ही काम है जो सब करते हैं, रैग पिकिंग यानी कि कूड़ा बीनने का काम। थ्रू द ईयर्स, इतने सालों में, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, अब इतना समय उनसे उन लोगों को ये काम करते हुए हो गया है कि अब वो बहुत ही फाइन आर्टिस्ट हो गए। देखो, कचरा बीनना, कचरा चुगना ये बहुत अलग तरह की चीज़ है। ये इसको फाइन आर्ट क्यों कहा गया है? आपने अपना घर का कचरा, या 50 लोगों ने अपने घर का कचरा एक जगह पर डाल दिया, वो लोग कचरा पूरा उठा के नहीं लेके जाते, वो उसमें ढूंढते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो वैल्यूएबल हो, जिसे वापस से रीसेल किया जा सके, फिर से बेचा जा सके, और बेच करके उससे 2 पैसा कमाया जा सके। जैसे लाइक प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, आपके कांच की बॉटल्स हो गई, कुछ आयरन आइटम्स हो गए, कुछ कागज़ के गत्ते वगैरह हो गए, ये चीज़ें फिर से बिक जाती हैं। कबाड़ी के यहाँ पे जाओगे आप तो ये चीज़ें फिर से बिक जाएंगी, जो हम ऐसा सोच करके यार किसी काम का नहीं है फेंको, ऐसा सोच के हम जो फेंक देते हैं, वो उन सारी चीज़ों को लेकर के कबाड़ी के यहाँ बेच करके और 2 पैसे की इनकम उससे करते हैं। तो अब क्या है कि वो ये सारी चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है उसको ढूंढने में क्या हो गए हैं, बहुत फाइन आर्टिस्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से फटाफट ढूंढ लेते हैं कहाँ क्या है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और कचरा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड्स, ये उनके रोज के खाने के लिए है और उनके सर पर छतों के लिए है। इवन इट इज़ द लीकिंग रूफ, भले वो छत टपकने वाली क्यों ना हो, यानी कि बरसात के टाइम में उसमें से पानी क्यों ना आता हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए, यानी बड़ों के लिए कहोगे तो कोई बड़ा आदमी रैग पिकिंग कर रहा है तो उससे आप पूछोगे कि क्यों कर रहा है भाई, बोलो भाई घर चलाना है, शाम को अनाज तो लेके जाना ही है, शाम को आटा तो लेके जाना है, घर में इतने लोग हैं कि कम से कम 1 किलो आटे का जितना पैसा तो मुझे चाहिए, तो शाम को जाने से पहले मुझे इतना सामान तो ढूंढना पड़ेगा सारे कचरे में से, जिसको बेच करके मैं 1 किलो या 2 किलो आटे के पैसे अरेंज कर सकूं। तो बड़ों के लिए रैग पिकिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए अगर बात किया जाएगा फॉर चाइल्ड, तो ये एक अलग ही चीज होती है। समटाइम आई फाइंड अ रूपी
इवन एट 10 रुपी नोट साहिब से। साहिब कहता है कई बार जब मैं कचरे में सामान ढूंढ रहा होता हूँ तो कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कई बार मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। ऐसा साहिब ने कहा। हिज आइज लाइटनिंग अप, और ये बोलते हुए उसकी आंखें चमक उठी कि जब मुझे 10 रुपये मिलते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope of finding more। जब आप कचरे में कुछ ढूंढते हैं और आपको चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप कभी भी ढूंढना बंद नहीं कर सकते। फिर आप और दुगने जोश से डेली ढूंढते हो कि हो सकता है आज और मिल जाए, हो सकता है आज और मिल जाए, तो हमेशा और मिलने की उम्मीद बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ये ऐसा देखा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। बच्चों के लिए गार्बेज का अलग महत्व है, अलग उनके लिए चीज़ है, उनके लिए ये एंटरटेनमेंट है, उनके लिए ये खेलने वाला या उत्तेजित करने वाला खेल है, तो उनके लिए अलग चीज़ है, और पेरेंट्स के लिए तो क्वेश्चन ऑफ ब्रेड एंड बटर केवल ये। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, यानी कि उनके लिए क्या है कि जहाँ पर गार्बेज है, जहाँ पर कचरा है, उसमें अलग अलग तरह के आश्चर्य या अलग अलग तरह की आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें उसमें छुपी हुई हैं, उसमें ढकी हुई हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़े लोगों के लिए केवल ये जीवन यापन करने का एक तरीका है कि किस प्रकार से हम वहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ ले लें, उसे बेच दें, बेच करके और अपने घर का भरण पोषण कर सकें। बड़ों के लिए केवल इतना ही है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फ्रेंड्स गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक सर्दी की सुबह मैंने देखा कि साहिब जो है हमारे घर के पास में ही जो एक क्लब है जिसे कि तार से बांधा गया है, यानी कि चारों तरफ उसके फेंसिंग की गई है, उसे इस तरीके से सिक्योर किया गया है कि हर कोई अंदर ना जा सके। उसके गेट के वहाँ पर खड़ा है और 2 जवान लोगों को, वो जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं और टेनिस खेल रहे हैं, उन्हें देख रहा है। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो धीरे से धीमी आवाज़ में मुझे ये खेल बहुत पसंद है ऐसा कहता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग, और संतुष्ट है अपने मन में कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे खेल देखना बहुत पसंद है, यानी कि इस चीज़ से संतुष्टि में है। मतलब ऐसा नहीं कि परेशान होकर कह रहा है कि मेरे को भी खेलने जाना है, नहीं, संतुष्ट है क्योंकि उसे वो खेल देखना पसंद है। स्टैंडिंग बिहाइंड द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के पीछे खड़ा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर चला जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, और अंदर जो लगा हुआ झूला है ना क्लब के अंदर, गेट कीपर मुझे उसे का इस्तेमाल करने देता है। तो मैं जब आसपास कोई नहीं होता तो मैं क्लब के अंदर चला जाता हूँ, वहाँ लगे हुए झूले पर बैठकर झूल लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि किस तरीके से वो अपने आप को अम्यूज़ करता है और किस तरीके से अप्रिशिएट करता है वो चीज़ों को जो भी उसे अपने जीवन में प्राप्त हो रहा है। कंप्लेन नहीं कर रहा है, अभी वो कंप्लेनिंग में नहीं आया, अब आएगा थोड़ी देर में। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब ने खुद ने भी टेनिस शूज पहने हुए थे। लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, और जो फीके रंग पड़ गए हैं, फीके हो गए हैं उसके कपड़े, उस पर वो जूते अजीब से लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, मुझे ये जूते किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसने जैसे कि एक्सप्लेन करने वाली बात से कहा कि आप ये मत सोचना कि मैंने कहीं से चुराए हैं या मैं खरीद के लाया हूँ, नहीं, दोनों ही स्थिति नहीं है, ना तो मैंने कहीं से चुराए हैं ना मैं खरीद के लाया हूँ, किसी ने मुझे जूते दे दिए थे तो मैंने पहन लिए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वो ऐसे जूते थे जो किसी अमीर बच्चे ने पहनने से मना कर दिया था या उन्हें छोड़ दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, जिसने उसे पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उन 2 जूतों में से एक जूते के अंदर छेद हुआ था, होल था। डज नॉट बॉदर हिम, और ऐसा लगता था कि उस छेद से या उस होल से साहिब जो है उसे कोई परेशानी नहीं है, यानी वो तो खुशी खुशी पहन रहा है। क्यों पहन रहा है खुशी खुशी? क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले बताया था ना, जीवन भर तो भैया नंगे पैर चले हैं, जूते मिले तो ऐसे मिले कि एक पैर में दूसरा एक पैर में दूसरा, फिर घर पे एक चप्पल की जोड़ी पड़ी है तो माता राम नीचे नहीं उतारती। तो अगर ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसे जूते मिले जो दिखने में भी एक जैसे हों, सफ़ेद हों, साफ सुथरे हों, एक में अगर थोड़ा सा छेद है तो
ठीक है, इतना एडजस्टमेंट तो कर लेंगे। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नंगे पैर चला है, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, एक छेद के साथ ही क्यों ना हो, अगर उसे एक जूते की जोड़ी मिली है तो उसके लिए ऐसा है जैसे उसका सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जितना ध्यान से जिस गेम को वो देख रहा है इज आउट ऑफ हिज रीच, वो गेम ये खेलने कभी नहीं जा पाएगा, वो इसकी सामर्थ्य से या उसकी पहुंच से बाहर की चीज है। क्योंकि अगर वो टेनिस खेलना चाहता है तो उसे एक प्रॉपर ड्रेस चाहिए होगी, टेनिस रैकेट चाहिए होगा, क्लब की फीस होगी, सीखने या सिखाने के लिए स्टार्टिंग में उसे कोच की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीजें देख करके ऑथर को क्या लग रहा है, बोले देख तो रहा है इतना ध्यान से, लेकिन खेलने के बारे में अगर बात करेंगे तो इसके लिए आउट ऑफ रीच हो जाएगा। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ यानी कि दूध डेयरी जैसे हम बोलते हैं, तो दूध डेयरी की तरफ वो जा रहा था। इन हिज हैंड देयर इज अ स्टील कनिस्टर, वहां पर उसके हाथ में इस तरह का, देखो ये है ना, ये स्टील कनिस्टर है, इस तरह का एक स्टील का कनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, ऐसे दूर उंगली का इशारा करते हुए। जब मिली ना वापस ऑथर तो बताता है आजकल मैं कचरा नहीं बीनता हूँ, सामने वहाँ जो चाय की दुकान है मैं वहाँ पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरे दिन का 2 टाइम का जो खाना है वो मुझे वहाँ का मालिक ही देता है। डज ही लाइक द जॉब, जब मैंने पूछा, आई आस्क, क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद है, हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो हमेशा से उसके चेहरे पर एक बेपरवाह, लापरवाह नहीं, बेपरवाह, किसी चीज़ की परवाह नहीं करना, खुश रहना अपने जीवन में, तो बेपरवाह वाला जो उसका लुक था, केयर फ्री जो लुक था उसके चेहरे से गायब हो गया। अचानक से वो थोड़ा सा गंभीर हो गया, उसके चेहरे पर जैसे ही उससे पूछा गया क्या तुम्हें अपना काम पसंद है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, मैं आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रैग पिकर्स, बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारा काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, वो वहाँ खुश नहीं, वो वहाँ काम करना नहीं चाहते, उन्हें लगता है एटमॉस्फेयर मेरे लिए नहीं है या फिर मैं इस काम के लिए नहीं बना। जब आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फॉलो योर पैशन, है ना, तो कई सारे लोग हैं जिनके अलग अलग पैशंस हैं लेकिन वो अपने पैशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान पे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कई बार उसे अपनी खुशी के काम को छोड़ करके ऐसी जगह पर या ऐसी परिस्थिति में काम करना पड़ता है जहां काम करना उसे पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ बात पसंद नापसंद की नहीं है, आवश्यकताएं पूरी करनी है उसकी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही फीलिंग यहाँ पर साहिब के मन में आती है कि उसका जो केयर फ्री लुक था वो एकदम से गायब हो गया और अब वो बेपरवाह नहीं दिख रहा। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, इतना बड़ा प्लास्टिक का इतना बड़ा थैला वो अपने कंधे पर लेकर के छोटा सा बच्चा आराम से जाता था मस्त होकर के, लेकिन अचानक से छोटी सी एक जो केतली है वो भी उसे बहुत भारी लगने लगी और ऐसा लगता था कि जो प्लास्टिक का थैला में टांगता था वो बहुत ही हल्का था, उसमें भले 8 किलो 10 किलो वजन हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ 5 किलो का कनिस्तर ही उसे भारी महसूस होने लगा। द बैग वॉज हिज, क्यों? क्योंकि बैग तो उसका खुद का था, वो अपनी मर्जी से उठाता था, जितने टाइम उसका मन होता था, जिस दिन उसका मन होता था उस दिन उठाता था, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी की यहाँ पे फीलिंग आती है उसे। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कनिस्तर मैंने उठा रखा है ये मेरा नहीं है, ये किसका है? जो दुकान वाला है ना उसका है। यानी कि नाउ आई एम नॉट माई ओन मास्टर, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी अब वह खुद का मालिक नहीं रहा था। अब बात काम करने की बात उसकी मनमर्जी से नहीं होती थी, अब उसे जो भी काम कहा जाता था, जो भी उसकी शॉपकीपर का जो शॉप का जो मालिक होता था वो जो भी काम उसे कहता था वो सारा का सारा काम उसे करना पड़ता था, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर सेल्फ डिपेंड होना या इंडिपेंडेंट होना और डिपेंडेंट होने वाली एक फीलिंग आ रही है उसे कि पहले मैं इंडिपेंडेंट था, अब मैं दूसरे लोगों के अधीन हूँ, जैसा वो कहते हैं वैसा मुझे करना पड़ता है। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ टुडे। आज की स्टोरी है साहिब आलम के बारे में हमने जाना, साहिब आलम के नाम के बारे में हमने जाना, किस तरीके के इस ब्लीक वर्ल्ड के अंदर किस तरह के खोखले वादे या खोखली राय लोगों को दी जाती है उसके बारे में हमने जाना, किस तरीके से बांग्लादेशी फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने 1971 के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके की
परेशानियों को, समस्याओं को झेल करके सीमापुरी को एंड ऑफ द डे जाकर अपना घर बनाया, उसके बारे में हमने देखा। उदीपी के एक पंडित की कहानी हम लोगों ने यहाँ सुनी। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा कि रैग पिकिंग जो है वो बड़ों के लिए अलग मायने रखती है और छोटे बच्चों के लिए अलग मायने रखती है, और किस तरीके से टेनिस जो है वो, टेनिस के शूज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन टेनिस ऐसा गेम है जो उसके लिए आउट ऑफ रीच है। इस बारे में हमने कौन सी थॉट्स वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हमने बात की। साथ ही साथ हमने लास्ट बात की है कि कैसे एक व्यक्ति कितना भी गरीब हो, कितना भी परेशानियों में जीवन जी रहा हो, लेकिन वो खुश रहता है जब वो इंडिपेंडेंटली अपने अकॉर्डिंग अपने लिए काम करता है। लेकिन वहीं उसकी जो इंडिपेंडेंसी है जब उसे छीन लिया जाता है और किसी और के अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाता है, तो किस तरीके से उसके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से उसका भाव बदल जाता है, इसके बारे में भी हमने बात की। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और भी अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के ऑलमोस्ट सभी कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम उसे इम्प्लीमेंट करें और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपके लिए बना के लाएं। उसके लिए हमें आपसे 2 चीज़ों का सपोर्ट चाहिए होता है कि आप हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए और हमें बताइए कि आप आगे और उसमें क्या चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करें, मस्त रहें। सी यू, बाय।